अध्याय 12 देखते। परमाणु, एटम। केमिस्ट्री से मिलता जुलता अध्याय, आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा। हम जानते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है और अणु जो होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, है ना। सन 1897 में वैज्ञानिक जे थॉमसन ने कैथोड किरणों का आविष्कार किया था। अपने फोटॉन वाले अध्याय में पढ़ा है। इन्होंने कैथोड किरणों का आविष्कार किया और बताया कि जो कैथोड किरणें होती है वह ऋण आवेशित होती है, मतलब वह ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, या उसको अपन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ऋणावेशित जो कण होते हैं कैथोड किरणों में उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस प्रयोग से ये तो पता चल गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमको पता है क्योंकि परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है, मतलब उस पर कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। अब इलेक्ट्रॉन के कारण ऋण आवेश होता है, तो इस ऋण आवेश को समाप्त करने के लिए परमाणु में धन आवेश भी होगा, क्योंकि ऋण धन को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, और फिर परमाणु क्या हो जाएगा, विद्युत उदासीन हो जाएगा, उसका आवेश 0 हो जाएगा। तो इससे ये भी निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में भाई धनावेश भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और धनावेश भी होता है, साथ में परमाणु का द्रव्यमान भी होता है। अब ये प्रश्न उठता है कि परमाणु होता कैसा है, उसकी संरचना कैसे होती है, स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इसके लिए भी सबसे पहला जो प्रयोग होता था वह प्रोफेसर जे थॉमसन ने ही दिया था, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए। परमाणु में 3 चीजें होती है, कौन कौन सी? एक होती है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है उसका द्रव्यमान, और तीसरा होता है उस पर आवेश। ठीक है, ये प्रयोग द्वारा पता चला कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, धनावेश भी होता है और द्रव्यमान भी होता है। पर परमाणु अब होता कैसा है, उसकी संरचना कैसे होती है, उसको समझने के लिए थॉमसन ने एक परमाणु मॉडल दिया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने यह बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा आवेश एक 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के गोले के संपूर्ण आयतन में समान रूप से फैला होता है। ये कोई एक लाइन का है। थॉमसन ने क्या बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त आवेश जो होता है धनावेश वह ये 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक गोला होता है और इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैला हुआ होता है। ये धनावेशित गोला है, धनावेशित गोला। पूरा जो धनावेश होता है परमाणु का वो इस गोले में फैला हुआ होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन समाये होते हैं। कुछ स्थानों पर यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन समाये हुए होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन। परमाणु का धनावेश इस प्रकार होता है कि वह इसमें उपस्थित सभी ऋणावेशों को या सभी इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेशों को निष्फल कर दे। मतलब इन सभी इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश को जोड़ेंगे तो धनावेश के क्या होगा, बराबर, और दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, निष्फल कर देंगे, और ये अपना जो परमाणु है ये उदासीन हो जाएगा। ये होता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या होता है? थॉमसन ने यह बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश वो 10⁻10 मीटर त्रिज्या के गोले के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैला हुआ होता है, सब पूरा धनावेश, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन समाये हुए रहते हैं। ठीक है, समस्त धनावेश का परिमाण सभी इलेक्ट्रॉनों के समस्त धनावेश का परिणाम इस प्रकार होता है कि वह सभी इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेशों को निष्फल कर दे। इस प्रकार परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, आपको ये चित्र देख के ये भी पता चला होगा, इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं, कोई तरबूज जैसा रहता है ना, तरबूज में जैसे बीज दिखाई देते हैं, बिल्कुल उस टाइप का इसका स्ट्रक्चर रहता है। इसकी तुलना उससे कर सकते, कटा हुआ तरबूज जिसमें बीज दिखते ना, बिल्कुल वैसा चित्र बना है। तो ये थॉमसन का परमाणु मॉडल तरबूज के समान होता है। इसकी सफलता, इस मॉडल के आधार पर तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव और आयनीकरण की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी। ये इसका सफलता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव और आयनीकरण की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी। परंतु इस मॉडल में कुछ दोष भी आए। सबसे पहला दोष आया कि ये जो मॉडल है वह परमाणुओं के अल्फा कण प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर सका। अल्फा कण प्रकीर्णन, अभी देखो
प्रकाश वाले अध्याय में प्रकीर्णन यानी होता है फैलना, बिखरना। क्या होता है, जब प्रकाश किन्हीं कणों से टकराता है तो वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, उसको बोलते हैं प्रकीर्णन। ये जो मॉडल है वो अल्फा कण प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर सका। और दूसरा, यह मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। इसके कारण इस मॉडल को फिर अमान्य कर दिया। ठीक है, पहला प्रयास थॉमसन ने ही किया था परमाणु की संरचना को समझने के लिए, और उसने परमाणु मॉडल दिया था, है ना। एक बार फिर समझ लो अपन ने अभी तक क्या क्या देखा, है ना। अध्याय 12 परमाणु है, इसमें अपने को परमाणु के बारे में पढ़ना है। तो हमको पता है कि कोई भी जो पदार्थ होता है, जैसे ये पदार्थ है, ये कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे, है ना। और वो कण कैसे मिलकर बने, परमाणुओं से मिलकर बने। अब परमाणु में 3 चीजें होती है। जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड किरणों की खोज की थी, और उन्होंने कैथोड किरणों के आधार पर बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणावेशित कण है। तो इससे पता चला कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता चल गया। अब चूंकि परमाणु पर कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। अब इस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ऋणावेश होते हैं, तो धनावेश भी होना चाहिए। तो वो भी पता चल गया अपने को, धनावेश भी होना चाहिए, क्योंकि कुल आवेश 0 होता है और साथ में उसका द्रव्यमान भी होता है। फिर अब प्रश्न उठता है कि परमाणु की संरचना कैसे होती है, उसका आकार कैसा होता है। तो उसको समझाने के लिए सबसे पहले थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या होता है कि परमाणु का समस्त धनावेश जो है वह 10⁻⁻⁻ मीटर त्रिज्या के एक गोले में होता है, एक समान रूप से फैला हुआ होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन समाये हुए रहते हैं निश्चित स्थानों पर। परमाणु का धनावेश का परिमाण इतना होता है कि वह सभी ऋणावेशों के परिमाण को निष्फल कर दे। इस प्रकार परमाणु विद्युत उदासीन होता है। फिर आती है इस मॉडल की सफलता क्या थी। तो इस मॉडल की सहायता से तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव और आयनीकरण की व्याख्या सफलतापूर्वक की जा सकी। फिर इसके दोष आएंगे, यह मॉडल परमाणुओं के अल्फा कण प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरा, यह मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, इसलिए इस मॉडल को फिर अमान्य कर दिया। मतलब इसमें फिर क्या किया, संशोधन किया गया। अब दूसरा मॉडल देखते, क्योंकि इसमें दोष आ गए भाई, है ना। तो दूसरा मॉडल फिर रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था सन 1911 में। उसको देखते अपन। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, इनका पूरा नाम है लॉर्ड रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सन 1911 में, अभी जो अपने थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा उसी को संशोधित करके परमाणु की संरचना बताया था, और वह अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पर बताई थी। तो इसके लिए इन्होंने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव तत्व लिया था, पोलोनियम या रेडान लेते। अब रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है, आपने देखे होंगे कई बार। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है वो बहुत ही सक्रिय होता है और खतरनाक भी होता है। अगर हम उसके संपर्क में भी आए तो हमारी मृत्यु हो सकती है, त्वचा में कैंसर कर देता है, वो त्वचा खराब कर देता है, बहुत खतरनाक होता है। तो इसलिए जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उसको हमेशा लेड बॉक्स में रखा जाता है, चमकीले वाले बॉक्स में रखा जाता है, ताकि उसके जो विकिरण है, इससे विकिरण निकलते हैं, रेडियो एक्टिव विकिरण, वो विकिरण अगर मनुष्य की त्वचा पर पड़ जाए तो हानिकारक होते हैं, इसलिए इसको एक बॉक्स में बंद करके हमेशा रखा जाता है। इस रेडियो एक्टिव विकिरण को एक बॉक्स में रखते हैं, और उस बॉक्स में एक संकीर्ण छिद्र होता है, एक स्लिट होती है। ये इस प्रकार का बॉक्स, लेड के बॉक्स में रखेंगे, और इसमें एक छिद्र होता है, एक स्लिट होती है, स्लिट को कह सकते हैं एल, एक स्लिट होती है, और इससे जो विकिरण निकलते हैं स्लिट से, बारीक पुंज के रूप में हमको विकिरण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार बारीक पुंज के रूप में क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है पोलोनियम, इससे हम अल्फा कण, इससे जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं वो अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण हम प्राप्त करते हैं। और अल्फा कण जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं, मतलब इन पर धनावेश होता है, ये अल्फा कण, इससे अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। ये अपना रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। और ये जो अल्फा कण हमको प्राप्त हुए बारीक, इसको हम एक पतली सोने की पन्नी पर डालते हैं, यहाँ पर सोने की पन्नी बना लेते हैं, लगभग 10⁻
ऋण 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की होती है, एक बहुत ही पतली सोने की पन्नी लेते हैं। ये है सोने की पन्नी, या फिल्म भी बोल सकते हैं, पतली फिल्म, ठीक है। ये इसकी जो त्रिज्या होती है 10⁻⁵ या 10⁻⁶ सेंटीमीटर लगभग होती है। जब इस पर हम अब सोने की पन्नी इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि उसके जो परमाणु होते हैं, उसके जो कण होते हैं, उससे ये अल्फा कण फैलते नहीं है इधर उधर, तो इसलिए। फिर उसके बाद जब इस पर हम सोने की पन्नी पर ये विकिरण डालेंगे तो ये जो विकिरण है वो परमाणुओं से टकराकर विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाते हैं। प्रकीर्णित मतलब फैल जाते हैं, विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाते हैं। और इन प्रकीर्णित कणों को हम एक पर्दे पर प्राप्त करते हैं। जिंक सल्फाइड लेपित एक पर्दा होता है, प्रदीप्तिशील पर्दा, और इस पर्दे पर हम जो प्रकीर्णित अल्फा कण है इसको प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर प्रस्फुरन उत्पन्न होता है, यहाँ पर जैसे चमक उत्पन्न होती है पर्दे पर, और उसको अपन यहाँ पर एकत्रित कर लेते हैं पर्दे पर। ये पर्दा, यस, ये इसकी प्रायोगिक स्ट्रक्चर है, कैसा कैसा करते हैं, ठीक है। क्या क्या किया उन्होंने, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ देते हैं जैसे पोलोनियम या रेडान, बना लो चित्र। ये लेड बॉक्स है, ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। उन्होंने क्या किया, सन 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन द्वारा परमाणु की संरचना बताई कि परमाणु कैसा होता है। इसके लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे पोलोनियम लेते हैं और इससे निकलने वाले जो अल्फा कण हैं उन अल्फा कणों को एक सोने की पन्नी पर आपतित करते हैं, सोने की पन्नी से टकराते हैं, जिससे ये अल्फा कण विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाते हैं। प्रकीर्णन मतलब फैलना, फैल जाते हैं, और इन फैले हुए अल्फा कणों को एक पर्दे पर प्राप्त करते हैं। ये पर्दा यस है, प्रकीर्णित अल्फा कणों को इस पर्दे पर प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस प्रयोग से उन्होंने निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए। देखो क्या प्रेक्षण प्राप्त किए। सबसे पहला प्रेक्षण ये प्राप्त किया कि कुछ अल्फा कण जो होते हैं, ये अल्फा कण है भाई, कुछ अल्फा कण परमाणु को बिना प्रभावित किए सीधे निकल जाते हैं, सीधे आर पार चले जाते हैं। इससे क्या पता लगाया, इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला, क्योंकि पूरे कुछ कण सीधे चले गए आर पार, इसका मतलब उसने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, खाली होता है, ठीक है। ये पहला निष्कर्ष निकाला। दूसरा निष्कर्ष ये निकाला कि कुछ जो अल्फा कण होते हैं वह न्यूनकोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। न्यूनकोण मतलब 90 से कम, है ना। प्रकीर्णित यानी न्यूनकोण पर मुड़ जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो अब यहाँ देखो, ये अल्फा कण धनावेशित होते हैं, और धनावेशित क्या हो गए, यहाँ पे मुड़ गए अपने रास्ते से। तो ये बताया उसने कि चूंकि अल्फा कण धनावेशित होते हैं और धनावेश जो होता है वो केवल धनावेश से ही प्रतिकर्षित हो सकता है, तो उसने ये बताया कि जो केंद्रक है परमाणु का वह धनावेशित होता है, इस पर धनावेश होता है, और इन धनावेशों के कारण अल्फा कण पर प्रतिकर्षण बल लगता होगा, जिसके कारण वह न्यूनकोण पर क्या हो गए, प्रतिकर्षित हो गए। तो इससे निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो केंद्रक होता है वह धनावेशित होता है, या परमाणु का जो धनावेश होता है संपूर्ण वो काय में होता है, उसके केंद्रक में होता है। ये दूसरा निष्कर्ष निकाला। बात समझ में आई? दूसरा निष्कर्ष ये निकाला, प्रेक्षण ये देखा कि कुछ अल्फा कण जो होते हैं वो न्यूनकोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं, क्योंकि अल्फा कण धनावेशित होते हैं और धनावेश केवल धनावेश से ही प्रतिकर्षित होता है। तो इससे निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्रक में निहित होता है। तीसरा प्रेक्षण ये पता चला कि कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा होता है जो अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ तो ऐसे होते हैं इतना अधिक उस पर प्रतिकर्षण होता है कि वह उसी मार्ग में वापस लौट जाते हैं,
है ना। तो इससे निष्कर्ष निकाला, मतलब जो सीधा केंद्रक की ओर जाते होंगे अल्फा कण, वो वहां पर प्रतिकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा, तो वह उसी दिशा में क्या हो जाता है, प्रतिकर्षित हो जाता है, जो नाभिक की ओर जा रहे। तो जो इससे ये पता लगाया कि परमाणु का जो समस्त धनावेश होता है वह उसके केंद्रक में निहित होता है, और इसको नाभिक कहते हैं। ये पता लगा, इसको क्या बोलते हैं, नाभिक कहते हैं। फिर एक बात चौथी चीज और एक चौथा निष्कर्ष निकाला कि प्रति एकांक समय में प्रकीर्णित जो अल्फा कणों की संख्या है उसको हम यन से दर्शाएंगे। ये प्रकीर्णित अल्फा कण है। प्रति एकांक समय में प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या अर्ध प्रकीर्णन कोण, प्रकीर्णन कोण को थीटा से दर्शाते। थीटा कोण से मान लो ये मुड़ जाता है प्रकीर्णन, ये प्रकीर्णन समझता है। देखो जैसे ये इधर जा रहा था सीधा, पर कैसा हो गया, वो मुड़ गया, तो यहाँ पे जो कोण बना थीटा उसको बोलते हैं प्रकीर्णन कोण। तो प्रति एकांक समय में प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या अर्ध प्रकीर्णन कोण, अर्ध प्रकीर्णन कोण को θ/2 से दर्शाएंगे। अर्ध बोला ना, यानी आधा। अर्ध प्रकीर्णन कोण की जाके चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चौथा निष्कर्ष निकाला कि प्रति एकांक समय में प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या अर्ध प्रकीर्णन कोण के जाके चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये रदरफोर्ड ने भाई 4 निष्कर्ष निकाले। समझ में आया ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो ये हमको 4 निष्कर्ष पता होना चाहिए, तो अपना मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे लिखेंगे एक बार फिर से देख लो भाई। सन 1911 में वैज्ञानिक लॉर्ड रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन द्वारा परमाणु की संरचना बताई कि कैसे होती है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, पोलोनियम, है ना, और इससे निकलने वाले जो अल्फा कण है उसको एक पतली सोने की पन्नी पर आपतित किया या सोने की पन्नी से टकराया, जिसके कारण वह विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो गए, और इन प्रकीर्णित अल्फा कणों को एक पर्दे पर प्राप्त किया और निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए। नंबर 1, कुछ अल्फा कण, ये अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं वो परमाणु के सीधे आर पार निकल जाते हैं। इससे ये पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। नंबर 2, कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। चूंकि अल्फा कण धनावेश होते हैं और वह धनावेश से ही प्रतिकर्षित हो सकते हैं, इसलिए माना गया कि जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो होता है वो उसके केंद्र में होता है और केंद्र पर धनावेश होता है। परमाणु का जो समस्त धनावेश होता है वो उसके केंद्र में होता है और धन धन में प्रतिकर्षण होता है, इसलिए वो न्यून कोण पर क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। तीसरा, कुछ अल्फा कण अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो इससे निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का जो समस्त धनावेश होता है वो उसके केंद्र में होता है। कुछ अल्फा कण तो ऐसे भी होते हैं, 20,000 में से लगभग एक अल्फा कण ऐसा होता है जो उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। ठीक है, और तो इससे निष्कर्ष निकाला है कि परमाणु का समस्त धनावेश जो होता है केंद्रक में होता है और उसको क्या बोलते हैं अपन, नाभिक कहते हैं। ठीक है, और चौथा ये निष्कर्ष निकाला कि प्रति एकांक समय में प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या अर्ध प्रकीर्णन कोण के जा की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती। दोष निकला, क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि नाभिक जो है धनावेशित केंद्र में होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वह ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, ऐसा बताया था रदरफोर्ड ने। परंतु बाद में दूसरे वैज्ञानिकों ने यह बताया कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है और वो चक्कर भी लगा रहा है, तो एक स्थिति ऐसे आएंगी कि धीरे धीरे उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होते जाएंगी। जैसे मान लो बड़ा चक्कर लगा रहा था इलेक्ट्रॉन, तो ऊर्जा कम होने पर वो पास में आ जाएगा। ठीक है, तो अंततः एक स्थिति ऐसे आएंगी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के अंदर गिर जाएगा, मतलब परमाणु स्थायी नहीं रहेगा। तो ये दोष आ गया इसमें कि यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, है ना। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि भाई परमाणु नष्ट हो जाता है, पर जबकि परमाणु नष्ट नहीं होता। ये बताया। दूसरा ये बताया, यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। ये 2 दोष आए। ठीक है, तो इन 2 दोषों के कारण इससे वैसे इसको माना गया, परंतु इसमें भी कुछ संशोधन किया गया। फिर बोर नामक वैज्ञानिक ने अपना एक मॉडल बनाया, वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया गया। ठीक है ना, तो अब इसके आगे अपन बोर का मॉडल देखेंगे।
ये दोनों बन जाएंगे ना अपने को, है ना। परीक्षा में जैसे 2 नंबर में 3 नंबर में थॉमसन का मॉडल पूछ सकते हो, और ये 4 या 5 नंबर में पूछ सकते हो। थॉमसन का मॉडल क्या था? थॉमसन ने क्या बताया था कि परमाणु का जो समस्त धनावेश होता है वह 10⁻⁻10 त्रिज्या के ठोस गोले के आयतन में एक समान रूप से फैला हुआ होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन समाहित होते हैं। समस्त धनावेश का परिमाण इतना होता है कि वो सभी ऋणावेशों के परिमाण को निष्फल कर दे। इस प्रकार परमाणु विद्युत उदासीन होता है। फिर उसकी सफलता क्या था? थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो तापीय उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव और आयनीकरण की व्याख्या सफलतापूर्वक की जा सकी। दोष पाए गए दो, कौन से? पहला, यह अल्फा कणों के प्रकीर्णन, ये इसमें जो किया ना, इसमें अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर सका, और दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। फिर उसके बाद अगला मॉडल दिया फिर रदरफोर्ड ने सन 1911 में। उन्होंने अल्फा कणों के प्रकीर्णन द्वारा एक मॉडल दिया, वो अपन ने अभी देखा उसका चित्र। इसमें हम रेडियो एक्टिव पदार्थ लेते, इससे जो अल्फा कण निकलते उसको बारीक पुंज के रूप में प्राप्त करते, उस बारीक पुंज को सोने की पतली फिल्मों पर आपतित करते, जिसके कारण अल्फा कण विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाते, उसको एक पर्दे पर प्राप्त करते, और उससे रदरफोर्ड ने निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त किए या निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला निष्कर्ष ये निकाले, इस चित्र से, ये चित्र बनाया आपने, चित्र बनाओ, है ना, ये बना लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला निष्कर्ष से निकाला कि अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं वो परमाणु के आर पार सीधे निकल जाते। इससे पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा, कुछ अल्फा कण न्यूनकोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं, चूंकि अल्फा कण धनावेशित होते हैं और वो धनावेश से ही प्रकीर्णित हो सकते हैं, इसलिए माना गया कि परमाणु का जो केंद्रक है वह धनावेशित होता है, या परमाणु का समस्त धनावेश काय में होता है? केंद्र में होता है। तीसरा, कुछ अल्फा कण अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं, और 20,000 में से एक अल्फा कण तो ऐसा होता है जो उसी रास्ते से वापस आ जाता है। तो इसमें ये निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का समस्त जो द्रव्यमान होता है वो भी केंद्रक में निहित होता है, और उसको क्या बोलते हैं? नाभिक कहते हैं। चौथा निष्कर्ष निकाला गया कि प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या अर्ध प्रकीर्णन कोण की जा की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो कोणों के लिए, संख्याओं के लिए इस प्रकार लिखा जाएगा n1/n2, है ना। और फिर इसमें दो दोष पाए गए कि यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, और दूसरा, यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद बोर का परमाणु मॉडल अपन कल देखेंगे।